हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि बैठे हैं ऐसे? पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा 4 महीने सीजीएल है ना, कैसे समय बीतेगा। 4 महीने मतलब 120 दिन। कैसे बीतेगा पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद 60 दिन बचा है सीपीयू में, सीएचएसएल में। कंपटीशन का लेवल तो इतना ज़्यादा ऊपर हो गया है कि पूछिए ही मत। अगर आप 150 से 160 के बीच में हैं, वो भी स्टेबल, तब तो समझिए कि कुछ फ्री निकलने का चांस है। नहीं तो इस समय कंपटीशन इतना भयंकर है कि मैं बता ही नहीं सकता। अगर आप लाइव मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तब तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा इस समय कंपटीशन है। क्योंकि अगर आप उसमें 150 160 भी स्कोर कर रहे होंगे, तब भी आपका परसेंटाइल 90 से 95 के बीच में आएगा। और ज़्यादातर इसके बीच में रहेगा, 95 प्लस नहीं रहेगा। और जो बंदा 95 प्लस डांक रहा है लाइव में, या वैसे भी जैसे पीवाईक्यू उसमें भी, तब तो समझिए कि कुछ सिलेक्शन का चांस प्रबल है। वरना कट ऑफ में 2-4 नंबर छूट जाएंगे तब तो कुछ होने वाला नहीं है। और जैसे प्री नहीं निकलेगा तो अगली बार की तरफ इस बार भी आप केवल कुछ कर नहीं पाएंगे, सोचते रहेंगे बस कि काश थोड़ा और पढ़ लिया होता। अब 150 से 160 के बीच में करना, तो आप पूरा सिलेबस में तो जैसे रीजनिंग हो गया और मैथ और इंग्लिश में पूरा तो पूरा कर नहीं पाएंगे। कम से कम समझिए कि उसमें 45-45 करेंगे तब आपका होगा 135। उसके बाद इसमें 25 नंबर कम से कम जीएस में आएगा, तब होगा 160 नंबर। 160 से कम अगर आप टारगेट रख रहे हैं तब तो समझिए कि आप बहुत दूर हैं सिलेक्शन से। फ्री भी हो सकता है ना निकले अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। क्योंकि एक साल के गैप में कंपटीशन कम से कम समझिए कि 10 नंबर कट ऑफ बढ़ेगा, अगर वैकेंसी लगभग उतनी रही तब। तो इसलिए आप जीएस को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करिए। जो चीज़ें जैसे मैथ है जो पढ़ लिए हैं तो वो तो ठीक है, जो रीजनिंग है वो भी ठीक है। इंग्लिश में आप वोकैब तैयार करिए, और सबसे ज़्यादा फोकस पीक्यूआरएस और पैसेज प्रोस्टेस पर दीजिए, क्योंकि अभी समय है। अगर इस पर नहीं दे रहे हैं तब तो समझिए कि ग्रामर पढ़ने से कुछ होने वाला है नहीं। तो 25 नंबर लाने के लिए जीएस में और 25 प्लस लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक वे से पढ़ना होगा और रिवीजन बहुत ज़्यादा करना होगा। अब जीएस का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, उसको पूरा रिवाइज करना, उसके बाद रिवीजन में मन भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता लोगों का। अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है। इसलिए मैंने एक सीरीज शुरू किया, इसका नाम है सब्जेक्ट बूस्टर सीरीज। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट वाइज जो भी, जैसे इस समय जीडी का एग्जाम 2-3 महीने पहले हुआ है, जनवरी फरवरी में, शायद मार्च में हुआ है। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज आए हुए हैं उसको मैं 25-25 हर वीडियो में लेकर उसको डिटेल सॉल्यूशन करूंगा। और इससे पूरा का पूरा आपका, जैसे हिस्ट्री अभी मैंने लिया है तो हिस्ट्री पूरा का पूरा इसमें रिवाइज हो जाएगा। यानी 100 क्वेश्चन में पूरा हिस्ट्री रिवीजन। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर मैंने पहले किया है, तो उसको अगर आप देखे होंगे तो उसमें भी समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से पूरा पूरा जीएस में 35 प्लस स्टेबल स्कोर किया जा सकता है। आप केवल मेरे कहने से 30 वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो 30 प्लस तो एकदम स्टेबल हो जाएगा। इस चैनल पर वीडियो हर 1-2 दिन में एक आएगा, केवल आप उतना देखते रहिए बस। और हिंदी में इससे बेस्ट कंटेंट मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पर होगा। ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप विश्वास करिए। विश्वास तब करिए जब आप पूरा एक वीडियो देखिए, उसके बाद आप खुद उसका रिसर्च करिए, क्या ये सच में बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, कि केवल मैं ऐसे ही अपना चैनल ग्रोथ करने के लिए बोल रहा हूँ। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये वीडियो नंबर 3 है, यानी लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर आर्ट एंड कल्चर के हुए हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज ही हैं या टॉपिक वाइज रहेगा। जैसे जो स्टैटिक का है तो वो टॉपिक वाइज रहेगा, बाकी जो जो सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी तो वो सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। तो इसमें जीडी में लगभग हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसमें हम 25 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इसमें आपका कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि जितनी बार चीज़ें आएंगी पूरे ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँगा, और उससे रिलेटेड जितना एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न से, उतना पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? तो ये तो क्वेश्चन एकदम सरल है। अगर आप पीडीएफ उठाकर पढ़ेंगे तो तुरंत अर्थशास्त्र पढ़ेंगे और चाणक्य मारेंगे, आगे निकल जाएंगे, लेकिन इससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि वन लाइनर पढ़ने से केवल आप वन लाइनर में रह जाएंगे, उसके बाद जो अन्य चीजें उससे पूछी जाती हैं वो कर नहीं पाएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि चाणक्य से रिलेटेड उसके बाद क्या क्या और चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं, और इस तरीके से जब पढ़ेंगे तब कितना इंप्रूवमेंट होगा आप देखेंगे। केवल 4-5 वीडियो देखिए, उसके बाद मॉक टेस्ट में अपने आप आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। तो चाणक्य से रिलेटेड और क्या है, और ऑप्शन से रिलेटेड जैसे वाल्मीकि है, तो वाल्मीकि ने क्या लिखा है? रामायण, इसको याद रखिएगा। कालिदास की कुछ पुस्तकें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कालिदास की पुस्तक है एक मालविकाग्नि मित्रम, एक पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, एक है विक्रम उर्वशी, विक्रमोर्वशी, एक पुस्तक है कुमार संभवम, और लास्ट एक है रघुवंशम। अगर आप इतना 5 बुक याद रखते हैं तो इससे ज़्यादा लगभग पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, और ये कम से कम 50 बार पूछा जा चुका होगा एग्जाम में कम से कम। तो कालिदास से रिलेटेड ये 5 पुस्तक याद रखिएगा: मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशी, कुमार संभवम, रघुवंशम। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इतना, जैसे पहली बार जिसके सामने ये 5 बुक आया होगा तो सोच रहा होगा कि वो कैसे इसको याद करें। आप कुछ मत करिए, नोट्स भी मत बनाइए, केवल आप वीडियो कंटिन्यूस बहुत ध्यान से देखिए, और जितनी बार ये आएगा, जैसे कालिदास जितनी बार आएंगे उतनी बार मैं ये 5 पुस्तक बताऊंगा। आप न चाहते हुए भी पूरा का पूरा आपका हिस्ट्री तैयार हो जाएगा, पूरा पूरा सिलेबस जीएस में मैक्सिमम आप स्कोर इसी तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद पाणिनि की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, ये व्याकरण की पुस्तक है। वाल्मीकि की रामायण, चाणक्य की पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। तो इतना इस क्वेश्चन में याद रखिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं बनेगा और नहीं इससे ज़्यादा पूछा जाएगा। अगर ये कभी भी एग्जाम में आते हैं तो यही सब पूछा जाएगा बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ या प्रगति हुई? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहे जाने का मेन रीजन क्या है, क्या आपको पता है? इसका मेन रीजन है कि इस समय में सबसे ज्यादा विकास किसमें हुआ? विज्ञान में हुआ, प्रौद्योगिकी में हुआ, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, उस समय की टेक्नोलॉजी जो पास्ट में थी। उसके बाद साहित्य में हुआ, यानी लिटरेचर में, स्थापत्य में हुआ, उसके बाद मूर्ति कला में हुआ, और इसी के साथ इसमें हिंदू उन्नति का बहुत ज्यादा विकास देखा गया। यानी हिंदू उन्नति को, यानी हिंदू के जो धर्म हैं उनको और हिंदुओं के बारे में उसमें बहुत ज्यादा विकास के बारे में देखा गया। और इसी के साथ जो अन्य धर्म हैं वो भी बहुत ज्यादा इस समय में विकसित हुए हैं। यही रीजन है कि इसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है इस समय को। तो इसका आंसर आप अब तुरंत मार पाएंगे, विज्ञान, कला, साहित्य।
इसमें गुप्त काल में एक दो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी भी हैं। जैसे एक तो वराह मिहिर हैं। वराह मिहिर का संबंध किससे है? ये हैं खगोलविद और उसी के साथ साथ गणितज्ञ भी थे ये। इनकी एक पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस है, पंच सिद्धांतिका। और इन्हीं के समय में यानी गुप्त काल के समय में एक हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की एक पुस्तक है आर्यभट्ट, उसका नाम भी है पुस्तक का, या आर्यभट्टिया नाम है। तो इतना अगर आप याद रखते हैं, और रीजन भी आप समझिए कि इसलिए इसको कहा जाता है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य, स्थापत्य, मूर्तिकला और हिंदू उन्नति, यानी हिंदू धर्म की उन्नति और अन्य धर्मों का भी विकास इस समय बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए इसके भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आंसर हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर 1916 में हुआ। अब 1916 में और क्या हुआ ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले कांग्रेस के बारे में कुछ चीजों को आप बहुत ज्यादा याद रखिए जो बार बार पूछे जाते हैं। 1885 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना के अच्छा, स्थापित कौन हुआ? तो ए ओ ह्यूम ने स्थापित किया। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। उसके बाद इस समय अगर वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड डफरिन थे। इसलिए कथन भी कहा जाता है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ये भी कभी कभी अगर स्टेटमेंट पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर आराम से कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये कभी पूछा जाए कि ए ओ ह्यूम कौन था, तो ये एक सेवानिवृत्त आर्मी में थे और वो रिटायर हो गए थे। यानी रिटायर हो गए थे किससे? आर्मी से। याद रखिएगा। आर्मी या कोई ऑफिसर थे ब्रिटिश अधिकारी में, मुझे कंफर्म तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसी दो में से एक थे। उसके बाद अगर 1916 में देखा जाए, 1916 में क्या हुआ कि इसमें जो नरमपंथी थे और गरमपंथी, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। हुआ कहाँ? तो लखनऊ में हुआ। उसके बाद इसके इस समय 1916 में अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे यमजी मजूमदार। अब 1906 है तो 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इस समय इसकी अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। अब दादा भाई नौरोजी जब भी है तो आप याद रखिए ये सब मतलब वृद्ध पुरुष उनको कहा जाता है भारत का, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद 1936 में अधिवेशन जो हुआ वो उसकी अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की थी। और इसी समय समाजवादी विचारधाराओं को इसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इतना ही इस क्वेश्चन में अगर याद रखते हैं तो इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। वैसे कांग्रेस में और भी अधिवेशन महत्वपूर्ण है, वो फिर अगली बार जब कांग्रेस आएगा तब उसमें देखेंगे। तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा रहा हूँ। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के समय हुआ। लॉर्ड डफरिन के समय होने के कारण इसको लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है। 1885 में इसकी स्थापना हुई। ए ओ ह्यूम जो थे इसको स्थापित करने वाले व्यक्ति थे, और भी लोग शामिल थे इसमें। ये
ब्रिटिश में ऑफिसर थे। उसके बाद डब्ल्यू सी बनर्जी प्रथम इसके अध्यक्ष थे, यानी डब्ल्यू सी को कहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब प्रश्न पूछा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ, तो 1916 में हुआ। और इसी के साथ साथ इसमें नरमपंथी और गरमपंथी में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं। 1916 में कहाँ हुआ, तो लखनऊ में हुआ, इसलिए लखनऊ समझौता कहते हैं। और उसकी अध्यक्षता किसने दी, तो एम जी मजूमदार उस समय थे, तो वो उसकी अध्यक्षता की। उसके बाद 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी ने की। 1916 तो देख ही गए। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में की थी, और इसी समय समाजवादी का विचारधारा इसने रखा था इन्होंने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चार चीजें आप याद रखिएगा। पहला तो मैंने बताया कि 1885 ईस्वी में पहला अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ, तो बॉम्बे में हुआ। अध्यक्षता किसने की, डब्ल्यू सी बनर्जी ने। उसके बाद दूसरा 1886 में हुआ। कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। और इस समय अध्यक्ष किसने की, दादा भाई नौरोजी। अभी अभी मैंने बताया कि 1906 था, यानी 1906 में भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। इस समय इन्होंने दो तीन चीज़ों को, इस समय सबसे एक जो ज़्यादा फेमस है, राष्ट्रीय बहिष्कार आंदोलन भी चला था इस समय। और रीजन केवल एक था, जो बंगाल विभाजन को लेकर 1905 में बात हुई थी, वही मेन रीजन था। और इसी के साथ इस पे स्वदेशी पे ज़्यादा जोर दिया गया इस समय। तो यानी 1886 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की। उसके बाद 1887 में मद्रास में हुआ। और किसने की, तो बदरुद्दीन तैयबजी ने की। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो तीसरा सत्र जो हुआ था 1887 में, बदरुद्दीन तैयबजी ही इसमें तीसरे, यानी वैसे तो तीसरे अध्यक्ष थे, लेकिन मुस्लिम में पहले अध्यक्ष थे। चौथा सत्र 1888 में हुआ। कहाँ हुआ, तो इलाहाबाद में हुआ। कभी कभी ये पूछा जाता है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, यानी किस सत्र में पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो जॉर्ज यूल थे, इलाहाबाद में हुआ था, और 1888 में हुआ था। कैसरा सत्र था, तो ये चौथा सत्र था। तो इतना इस चीज में याद रखते हैं, तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, दो चार और कांग्रेस अधिवेशन है, वो आगे जब आएगा क्वेश्चन तो उसमें मैं बताऊंगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, यानी सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर सीमुक होगा। सीमुक ने स्थापना की थी सातवाहन वंश की। अब पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त द्वितीय और मेनांडर, ये सब कौन है, तो इन सब के बारे में भी जानेंगे इसी में। तो सातवाहन वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सातवाहन वंश चला 30 बीसी से, वैसे तो ज़्यादा चला, लेकिन 30 बीसी से जो 7 बीसी है, इसमें सीमुक जो संस्थापक थे उन्होंने शासन किया। 30 बीसी से 7 बीसी, यानी 30 ईसा पूर्व से 7 ईसा पूर्व तक। उसके बाद ये इसमें याद रखिए, सातवाहन में ज़्यादातर स्थापना ही पूछा जाता है, तो ये इसमें विशेष यानी मुख्य क्वेश्चन है सीमुक। चंद्रगुप्त सेकंड कौन था, तो ये समुद्रगुप्त का बेटा था।
उसके बाद इसमें जो सबसे ज्यादा कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है वो है कि प्राचीन भारत का सांस्कृतिक विकास किसके समय में हुआ। तो प्राचीन भारत का सांस्कृतिक विकास हुआ चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, जिसका अन्य नाम एक है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके पिता कौन थे, तो समुद्रगुप्त पिता थे। ये 380 से 415 एसी में शासन इन्होंने किया। उसके बाद मेनांडर कौन था, पुष्यमित्र शुंग। तो मेनांडर एक भारतीय यूनानी राजा था, भारतीय यूनानी राजा। और पुष्यमित्र शुंग से क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना ही की थी, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने ही की थी, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर कभी पूछे टाइम पीरियड तो 185 से 149 BC, ये पुष्यमित्र शुंग का टाइम पीरियड है। अब ये मतलब एक इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि यानी चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो उन्होंने किया था, लेकिन अगर चंद्रगुप्त यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो बृहदत्त था। अब बृहदत्त की हत्या करके यानी इसकी मृत्यु या हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो बृहदत्त उसका आंसर होगा। तो इतना अगर इस क्वेश्चन में याद रखते हैं तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता ज़्यादातर चीज़ें। तो चलिए अगला देखते हैं। भारत में अस्थाई बंदोबस्त की नीति कब शुरू हुई की गई, तो 1773 1783 63 93। अब सोचिए अगर सही पूरा डेट कंफर्म ना याद रहे तो तुरंत कंफ्यूजन होगा। तो इसका आंसर होगा 1793। उसके बाद इसमें जब अस्थाई बंदोबस्त कभी भी है तो आप तीन चीजें इसमें याद रखिए, वैसे तो चार थी लेकिन तीन ही पूछा जाता है। क्या थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि सुधार को लेकर आया था। कहाँ पर ये चीज हुआ, तो ये भी एक बहुत ज्यादा याद रखना जरूरी है। और किसने किया ये भी बहुत ज्यादा याद रखना जरूरी है। तो इस समय शासन किसका था, तो कार्नवालिस का था। उसके बाद इसमें क्या था कि इसमें जो भूमि से जुड़े राजस्व थे उसको तय करने के लिए एक समझौता किया गया था। यानी जो भी भूमि में निकलेगा उसमें कितना ब्रिटिश सरकार को होगा, कितना जमींदार वाल जो यानी जमींदारी जिसकी है उसका कितना होगा। तो ये सब चीज़ों को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था, उसी को कहते हैं स्थायी बंदोबस्त या भूमि सुधार भी इसको कहते हैं कभी कभी। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और विस्तार से जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि भूमि सुधार से तात्पर्य है कि भूमि स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। यानी जो भी भूमि सुधार से रिलेटेड कानून लाए गए थे उसमें मेन उद्देश्य ये था कि उचित और न्यायपूर्ण वितरण करना। यानी जो उपज हो रही है उसका कितना भाग गवर्नमेंट के पास जाएगा, कितना भाग जो व्यक्ति उगा रहा है उसके पास जाएगा, उसके बाद जो जमींदार है उनके पास कितना जाएगा। अर्थात भूमि के स्वामित्व को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। ब्रिटिश शासन का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था, ये तो आप जानते ही हैं। अतः उन्होंने कई भू राजस्व प्रणालियों की शुरुआत की, जैसे जमींदारी व्यवस्था जिसे हम अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, उसके बाद रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ये तीन व्यवस्थाएं थी जो भूमि सुधार से रिलेटेड थी।
वैसे तो एक और कभी कभी पूछा जाता है, वैसे कभी पूछा ज़्यादा नहीं गया है, एक आध बार हो सकता है पूछा गया हो कि इजारेदारी व्यवस्था क्या है। इसको वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था? तो बंगाल में शुरू किया था। कब शुरू किया था? तो 1772 में शुरू किया था। इजारेदारी व्यवस्था यानी अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था से पहले भी एक व्यवस्था आई थी जो केवल 5 वर्ष के लिए थी, यानी 72 से 1777 तक ये चली थी, और वारेन हेस्टिंग्स इस समय गवर्नर थे। फिर आई अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। इसमें क्या था कि कॉर्नवालिस ने इजारेदारी व्यवस्था के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से अस्थाई बंदोबस्त आरंभ किया, यानी जो एक पंचवर्षीय व्यवस्था पहले चली थी उसको बंद करके या उसको और चीजों को सुधार करके अस्थाई बंदोबस्त लाया गया। कब लाया गया? तो 1793 में लाया गया। इसमें क्या था कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार किसान से वसूले गए कुल रकम का 10वां भाग, ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि 10वां भाग यानी 10/11 भाग कंपनी को देते थे एवं शेष भाग 1/11 भाग स्वयं रखते थे। यानी जो किसान जिसकी उपज करता था, अगर मान लीजिए कि उसमें 11 केजी पूरा का पूरा निकला अनाज, तो 11 केजी में 10 केजी जाएगा गवर्नमेंट के पास यानी कंपनी के पास, उस समय कंपनी शासन कर रही थी, और 1 केजी जाएगा किसके पास? किसान के पास। यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि तक भू राजस्व की निश्चित राशि नहीं जमा करता तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। यानी जो जमींदार के अंदर जितने भी किसान आते थे वो जमींदार के पास चीजों को जमा करते थे, और जो जमींदार था वो जाता था पूरा का पूरा राजस्व को लेकर किसके पास? तो कंपनी के पास, जो उस समय शासन कर रही थी। तो इतना इसमें याद रखना है कि 1793 में आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। उसके बाद इसका नाम अस्थाई बंदोबस्त भी है। 10/11 इसमें कंपनी का होता था, 1/11 इसमें किसान का होता था। तो इतना इसमें याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने शुरू की थी। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई और असम, यानी अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ वाला इलाका मद्रास और उसके बाद असम और बंबई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 3 जगह पर चली, मद्रास में चली, बंबई में चली और असम में चली। कब चली? तो 1820 में चली, और किसने चलाया? तो टॉमस मुनरो ने चलाया, जो उस समय गवर्नर थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई। इसमें रैयतों यानी किसानों, रैयत किसको कहते हैं? किसान को कहते हैं। किसानों को भूमि का मलिकाना हक प्रदान किया गया। अब किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। यानी जो किसान थे वो स्वयं, पहले क्या था कि जो जमींदार थे यानी किसान देता था जमींदार को और जमींदार देता था कंपनी को, लेकिन इसमें क्या था कि किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी था। इसमें क्या होगा कि जो बीच में जमींदार है वो कुछ नहीं इसमें खा पाएगा, डायरेक्ट किसान और डायरेक्ट कंपनी। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के आधार पर किया गया। यानी भूमि का जो एरिया, मान लीजिए भूमि है, इसका एरिया कितना है, इसके आधार पर इसमें जो राजस्व निर्धारण किया गया। जबकि उसमें क्या था कि उसमें जो अस्थाई बंदोबस्त में क्या था कि जितना भी उपज हुआ उसका 10/11 तो जाएगा किसके पास? कंपनी के पास, और 1/11 किसान या जमींदार के पास रहेगा। इसमें क्या था कि 51% लोगों ने इसमें भाग लिया, और क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग, उसमें हो सकता है कि कम ही लोग भाग लिए हों, लेकिन इसमें ज़्यादा लोगों ने भाग लिया, 51% भूमि आई।
और इसमें जो उपज का आधार बनाया गया, तो उपज का आधार भूमि का क्षेत्रफल बनाया गया। और उसी के साथ साथ इसमें क्या हुआ कि इसमें जो बीच में, जैसे यहाँ पर किसान है, फिर बीच में है जमींदार, फिर है कंपनी, तो इसको काट दिया गया। अब डायरेक्ट इसका संबंध, किसान का संबंध कंपनी से हो गया। अब तीसरी व्यवस्था है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि महाल का तात्पर्य गांव। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया के साथ सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था। यानी किसी गांव में जैसे आज ग्राम प्रधान होते हैं, कहीं कहीं तो मुखिया भी होते हैं, तो उस समय जो सरकार थी, मुखिया से पूरे गांव में जितना भी जैसे जमीन है उसको, उसके लगान के लिए यानी टैक्स के लिए समझौता करती थी, जिसे हम महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। यानी महल का तात्पर्य गांव से है। इसमें क्या होता था कि जो जो यानी ब्रिटिश उस समय गवर्नर था, तो गवर्नर डायरेक्ट मुखिया से बात करता था, उसमें एग्रीमेंट होता था कि जितना उसके अंतर्गत जो एरिया आएगा मुखिया के अंतर्गत, उसका वसूली कौन करेगा? मुखिया करेगा, यानी जितना एरिया आएगा। और उसके बाद उससे गवर्नमेंट लेगी जो भी राजस्व कलेक्ट होगा। तो उसमें ये चीज समझौता किया गया। अब महलवाड़ी व्यवस्था में कौन उस समय आगे आया? तो हाल्ट मैकेंजी थे, जिन्होंने 1819 में इसकी शुरुआत की। यानी रैयतवाड़ी 1820 और महलवाड़ी 1819। इसमें कौन कौन एरिया है? तो जो रैयतवाड़ी था उसमें बॉम्बे आया, उसके बाद क्या आया, इसमें मद्रास आया, और उसके बाद यहाँ असम आया। लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था में जो मध्य प्रांतीय क्षेत्र थे वो आए। यानी यहाँ पर समझिए कि इसमें मध्य प्रांतीय जो यूपी और मध्य प्रदेश वाला एरिया था, ज़्यादातर तो यूपी वाला एरिया था इसमें। उसके बाद आगरा तो यूपी में आता है। उसके बाद पंजाब, यानी जो पंजाब वाला एरिया था वो इसमें शामिल था। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है हाल्ट मैकेंजी, गवर्नर के बारे में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और इसके तहत भूमि का कुल 30% सम्मिलित था। कितना भूमि सम्मिलित था? कुल 30%, जबकि इसमें 51% भूमि आई थी। अब इसमें जो टैक्स, उसमें जो बताया गया है 11/10, ये सब चीज़ें इसमें नहीं बताई गई हैं। ये भूमि के बारे में बताया गया, 51% भूमि आई थी, इसमें कुल 30% आई थी। तो इतना अगर आप तीनों याद रखते हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ भी नहीं बनेगा। बस डेट याद रखिए, उसके बाद कौन गवर्नर है ये याद रखिए, भूमि के बारे में याद रखिए, जो टैक्स है उसके बारे में याद रखिए, बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन उसी से बना भी है। महलवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा तैयार की गई? अभी अभी आप पीछे देखें भी हैं इसको। यहाँ पर क्या लिखा है? हाल्ट मैकेंजी। क्या होगा आंसर? हाल्ट मैकेंजी। कब हुआ? तो 1819 में हुआ। कौन कौन इसमें क्षेत्र थे? तो एक तो मध्य प्रांत था, एक आगरा था, और एक पंजाब। उसके बाद इसमें कितनी भूमि आई थी? 30%। बस इतना याद रखना है। महलवाड़ी, हाल्ट मैकेंजी, 1819, 30%, मध्य प्रांत, आगरा, पंजाब, हो गया। और कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। अब टॉमस मुनरो है, तो इस ये पीछे है कि नहीं? यहाँ पर देखिए टॉमस मुनरो है, यानी ऑप्शन भी उसी में तुरंत आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको चीजें याद रहें। तो ये पीछे है, वो भी देख चुके हैं। बस इसमें इतना याद रखिए, बस ज़्यादातर चीज़ें तो ये भूमि सुधार में यही 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल्ट मैकेंजी इसका आंसर हो जाएगा। यह गुफाओं और चट्टानी आश्रयों वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि यह बारिश, गर्मी, हवा
से आश्रय प्रदान करती थी। ये शैलाश्रय नर्मदा घाटी के नजदीक स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी ये बारिश, गर्मी और हवा से आश्रय प्रदान करती थी और ये नर्मदा घाटी के नजदीक स्थित है। तो नर्मदा घाटी के नजदीक स्थित कौन है? भीमबेटका, क्योंकि मध्य प्रदेश से नर्मदा निकलती है। वहीं से मतलब वहीं पर ये है, भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो वहीं घाटी के पास ही स्थित है और इसका प्रयोग बारिश, गर्मी और हवा से आश्रय के लिए किया जाता था। कब किया जाता था? तो एकदम समझिए कि ये है पूरा पाषाण में, मतलब इतना पुराना स्थल है, आप समझ लीजिए। मेहरगढ़ की बात की जाए तो मेहरगढ़ 7,000 या 8,000, कहीं कहीं 7,000 लिखा रहा था, कहीं कहीं 8,000। 8,000 ईसा पूर्व ये पाकिस्तान का एक स्थल है, जहां पर क्या देखने को मिला? तो सबसे पहले गेहूं, जौ और रुई के साक्ष्य मिले, यानी रुई मतलब कपास। उसके बाद ब्रह्मगिरी, तो ब्रह्मगिरी अभी हमको मैं मैप में दिखाता हूँ। इनाम गांव एक क्या है? तो एक हड़प्पा के बाद का स्थल है एक, यानी है प्राचीन स्थल ही इनाम गांव भी। कहाँ है? तो है महाराष्ट्र में। चलिए थोड़ा सा मैप में इसको देखते हैं। आंसर भीमबेटका हो जाएगा। देखिए ये है भीमबेटका। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है नर्मदा नदी और ये है ताप्ती। तो ताप्ती से कोई मतलब है नहीं। ये क्या है? भीमबेटका है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ आपने देखा कि ये नर्मदा के पास से निकल रहा है। अगर आप मैप से चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तैयार रहेंगी। अब यहाँ पर आप देखिए इनाम गांव है, ये महाराष्ट्र का एरिया है। उसके बाद इधर देखिए ये है मेहरगढ़। कहाँ है? तो पंजाब मतलब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और किससे संबंधित है? यानी 7,000 से 8,000 ईसा पूर्व में ये खोजा गया, मतलब बताया गया स्थल है कि ये 7,000 से 8,000 ईसा पूर्व में यहाँ पर विकसितता देखने को मिली थी। मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर मिले हैं। उसी के साथ साथ अभी मैंने बताया गेहूं, जौ और रुई के साक्ष्य मिले सबसे प्रथम। जब भी पूछा जाए कि सर्वप्रथम गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ मिले, तो कहाँ मिले? मेहरगढ़ मिले। इतना चीज़ आप याद रखिए। वैसे तो ये चिरांद बिहार में है, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। ये सब प्राचीन स्थल ही हैं, तो इतना आप। के बाद एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दाउजली हेडिंग कहाँ है? तो ये म्यांमार, यानी व्यापार इससे होता था, ये म्यांमार के पास स्थित है दाउजली हेडिंग। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ज़्यादातर लोग इसका आंसर नहीं ही कर पाते। कि दाउजली हेडिंग का संबंध प्राचीन है, यानी प्राचीन एक पूरा स्थल है कह सकते हैं इसको। और हुसंगी और हल्लूर ये कर्नाटक के आसपास के एरिया में है, ये भी याद रखिएगा। एक ऑप्शन उसमें और क्या था? ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी यहाँ पर है, यानी महाराष्ट्र में है। यहीं पर एक पर्वत है, पर्वतमाला है, तो वहाँ मतलब वही ब्रह्मगिरी है। कह सकते हैं कि नासिक के पास है, ब्रह्मगिरी नासिक के पास है। त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ी है ना, तो वहीं पर है ब्रह्मगिरी। तो भीमबेटका याद रखिएगा, नर्मदा नदी के पास से है। उसके बाद इधर चिरांद बिहार में है। ये दाउजली हेडिंग म्यांमार के आसपास है, व्यापारी से होता है असम और म्यांमार। उसके बाद यहाँ जो मेहरगढ़ है, 7,000 से 8,000 ईसा पूर्व, मिट्टी के बर्तन भी मिले वहाँ पर। गेहूं, जौ और रुई के भी साक्ष्य सर्वप्रथम मिले। तो इतना चीज़ याद रखिए बस, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा इसमें, और इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ एक्सप्लेन करने को बचा भी नहीं। यहाँ देखिए एक और चीज़ है, बुर्जहोम। बुर्जहोम में गर्त आवास
उसके बाद मानव के साथ कुत्ता, यहां पर दफन हुआ मिला, तो ये भी याद रखिएगा। गर्ता आवास का साक्ष्य पूछता है कभी कभी, कहाँ मिला, तो याद रख सकते हैं कहाँ, बुर्जहोम में है। कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। हम्म, जम्मू कश्मीर में है, गर्तावास प्लस मानव के साथ कुत्ता, इन दोनों का साक्ष्य मिला यहाँ पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई? तो वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई, इसका आंसर मद्रास होगा। अब इसमें कलकत्ता, पंजाब, बंबई, इन सब चीज़ों से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। वेद समाज की स्थापना हुई थी 1864 में। मुख्यालय कहाँ था? तो मद्रास में था। मद्रास को इस समय किस नाम से जानते हैं? तो इस समय चेन्नई के नाम से जानते हैं इसको। किसने इसकी स्थापना की थी? तो केशव चंद्र सेन। और एक व्यक्ति थे श्री धरालू नायडू, ये भी बहुत ज्यादा फेमस थे उस समय। केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू। अब वेद समाज को एक और नाम से जाना जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि वेद समाज को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। या कभी ये बन सकता है कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है, तो आप तुरंत वेद समाज उत्तर मार सकते हैं। उसके बाद बॉम्बे में एक 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी। ये सब लगभग हिंदू धर्म सुधार आंदोलन 18 से 19वीं सदी के बीच में बहुत ज़्यादा चले हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसका कार्यभार भी उठाया। तो 1849 में परमहंस मंडली कहाँ पर इसकी स्थापना हुई? तो महाराष्ट्र में हुई। उसके बाद इसका स्थापना किसने किया? तो दो व्यक्ति थे, उसमें एक थे तो दादोबा पांडुरंग, यानी दादोबा पांडुरंग, और एक व्यक्ति थे दुर्गादास मेहता। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब आउट ऑफ सिलेबस है। ये परमहंस मंडली तो कम से कम 10 बार पूछा गया है कि परमहंस मंडली कहाँ से संबंधित है। सबसे पहला महाराष्ट्र में यही कह सकते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी, जो सुधार से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो 1849 में स्थापना हुई, कहाँ हुई? तो महाराष्ट्र में। परमहंस मंडली किसने किया? दादोबा पांडुरंग और दुर्गादास मेहता। इतना याद रखिए बस। कलकत्ता है तो कलकत्ता से एक चीज़ याद रखिएगा, यानी यहाँ पर विवेकानंद जो थे, विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व, मृत्यु लगभग 290 ईसा हुआ प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक, राजनयिक मतलब राजदूत, इंडिका। अब इंडिका दिया है तो हिंट तो दे ही दिया है, मान लीजिए ये सब नहीं भी अगर मालूम रहे तब भी आप इंडिका से कुछ तो गेस कर ही सकते हैं। इंडिका को लिखा है किसने? तो मेगास्थनीज इसका आंसर होगा। अब मेगास्थनीज कौन था, वेनसांग कौन था, सेल्यूकस प्रथम कौन था, इन तीनों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जेम्स लेक तो ये पता नहीं कौन है, इसके बारे में तो कुछ बहुत ज़्यादा कभी पूछा गया ही नहीं। तो मेगास्थनीज था, अब समझिए, एक था सिकंदर, सिकंदर का राजदूत था सेल्यूकस निकेटर।
सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? यानी सिकंदर के मरने के बाद पूरा कार्यभार सेल्यूकस निकेटर ने संभाला, यानी उत्तराधिकारी का काम किया। उसके बाद ये जो राजदूत इसका जो था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। अब ये कब की बात है? तो ये मौर्य काल की बात है। मौर्य काल कब से शुरू हुआ? 322 से। अब सोचिए यहाँ पर टाइम पीरियड भी दिया गया है, 350 से 290, उसी के बीच में ये टाइम पीरियड था। उसके बाद ये वेन सॉन्ग जो है, इसको भी याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये 629 ईस्वी में भारत आया था। कहाँ से आया था? तो ये चाइना से आया था। इसकी एक पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस है, कौन सी है? तो सी यू की। उसके बाद किसके समय में आया था? तो हर्षवर्धन के समय में आया था। यानी वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, 629 ईस्वी में आया था, चाइना से आया था। सी यू की इसकी पुस्तक है। इससे ज़्यादा वेनसांग से कुछ भी नहीं बनेगा। जब भी वेनसांग बनेगा आएगा तो यही आएगा। उसके बाद मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिका से रिलेटेड है। कभी कभी पूछा जाता है किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कभी पूछा जाए तो सिकंदर का उत्तराधिकारी आप कह सकते हैं कि सिकंदर के मरने के बाद पूरा का पूरा कार्यभार जो इधर एशिया में, मतलब ये जो भारत की तरफ जो एरिया, भारत पाकिस्तान यानी पूर्वी एरिया का कार्यभार सिकंदर सेल्यूकस निकेटर को मिला था। तो इतना चीज़ें इसमें याद रखिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आंसर इसका मेगास्थनीज हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी? तो इसका हिंदी। हिंदी तो उस समय विकसित ही उतना नहीं था। तमिल। तमिल था लेकिन तमिल होगा नहीं। उड़िया भी नहीं होगा। प्राकृत होगा। वैसे प्राकृत पूरी तरीके से सही है नहीं, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के समय पाली भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। और अशोक ने भी इसका कहीं ना कहीं प्रयोग किया था, लेकिन अशोक प्राकृति का ज़्यादा प्रयोग किया था। और जैन के समय कौन सी थी? तो प्राकृतिक भाषा थी उस समय। जैन के जो उपदेश हैं महावीर स्वामी के, वो सब प्राकृतिक भाषा में थे। तो गौतम बुद्ध से पाली भाषा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर पाली नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक का ही एक रूप आगे चढ़कर पाली बना है, तो उसको आप याद रख सकते हैं। पाली यहाँ पर आंसर मारा जा सकता है, कोई बहुत बात को गलत नहीं मान सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राकृतिक। अब गौतम बुद्ध से रिलेटेड 3-4 बातें आपको याद जरूर रखनी चाहिए। पहला तो जातक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो बौद्ध से है। दूसरा, ये किस गढ़ से थे? तो इनके पिताजी जो शुद्धोधन थे वो शाक्यगढ़ से, शाक्यगढ़ के राजा थे। इनकी माता का नाम क्या था? तो महामाया था। पत्नी कौन थी? यशोधरा। उसके बाद इनकी मौसी, कभी कभी जैसे 7 दिन बीता इनके जन्म के, इनकी माता का मृत्यु हो गया, तो उस समय इनको पालन पोषण किसने किया? तो इनकी मौसी, मौसी का नाम गौतमी था, उन्होंने किया था। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है, ये तो बहुत बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध किस गढ़ से थे या उनके पिताजी, तो शाक्यगढ़ बताइएगा। उसका आंसर हमेशा शाक्यगढ़ होगा। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्राकृतिक आंसर हो जाएगा इसका। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, यानी मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य। क्वेश्चन तो एकदम सरल है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 में जो घनानंद था,
नंद वंश का शासक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से, तो चाणक्य की सहायता से इसकी हत्या की। उसके बाद मौर्य वंश 322 में स्थापित हुआ। चंद्रगुप्त के समय एक युद्ध हुआ था, यानी 305 में एक युद्ध हुआ था, ये कह सकते हैं मौर्य काल के ही समय था, सिकंदर और पोरस के बीच में, जिसमें पोरस की हार हुई थी, ये याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ था, तो झेलम नदी के तट पर हुआ था। अब सिकंदर जब आए तो आप दो नाम याद रख सकते हैं, क्या क्या, अभी पहले भी बताया, सेल्यूकस निकेटर, और एक क्या था, मेगास्थनीज। दोनों इसी से रिलेटेड हैं, सेल्यूकस निकेटर भी और मेगास्थनीज भी। कनिष्क कुषाण वंश से था। हर्षवर्धन वर्धन वंश से था। हर्षवर्धन के समय आया कौन था, तो वेन सॉन्ग पहले आ गया है। मेगास्थनीज को आप जानते ही हैं, पुस्तक क्या है इसकी, इंडिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है, तो देशभक्तों के राजकुमार के रूप में सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा। अब भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इनसे भी रिलेटेड कुछ चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस से भी रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी हुआ था, इसलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1938 1939 के बीच में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उसके बाद एक अखबार इन्होंने शुरू किया था जो बहुत ज़्यादा प्रचलित था, स्वराज अखबार। एक इनकी बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, जो इनके जीवन और इनके जो क्रांति तमाम इन्होंने किया है, जो काम किया है, वो सब चीज़ों पर आधारित है। उसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। इन्होंने भारत की आज़ादी में जो भी चीज़ें आई, जितना भी स्ट्रगल हुआ, उन सब चीज़ों को बहुत करीबी से लिखा है, द इंडियन स्ट्रगल। तो इतना चीज़ अगर आप याद रखते हैं तो ज़्यादातर इसी में से चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना एक हुई थी, 22 जून 1939। इसको याद रखिएगा। और एक और इंडियन नेशनल आर्मी 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। अब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे ही रिलेटेड है। सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता कहा था। किसको कहा था, तो महात्मा गांधी को कहा था। यानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 1938-39 कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की। इनके विरुद्ध कौन खड़ा हुआ था, तो सीतारमैया खड़ा हुए थे। कांग्रेस में किसने खड़ा किया था, तो महात्मा गांधी ने खड़ा किया था। एक बार आप पढ़े रहेंगे चीज़ों को, तब आपको ज़्यादातर चीज़ें अब याद आ रही होंगी। अब एकदम आप पूरा नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े हैं हिस्ट्री में, उसके बाद डायरेक्ट वीडियो देखेंगे तो शायद हो सकता है कुछ कम समझ में आए। तैयार होंगी चीज़ें, लेकिन एक वीडियो से नहीं, कम से कम 30-40 वीडियो देखेंगे तब ज़्यादा तैयार होंगी। लेकिन जो पहले से एक बार पढ़ा है उसके लिए तो पूरा पूरा इस समय रिवीजन ही हो रहा है। स्वराज न्यूज़पेपर को किसने लिखा, तो सुभाष चंद्र बोस ने। द इंडियन स्ट्रगल
की एक बुक है तो सुभाष चंद्र बोस की बुक है। 1939 में 22 जनवरी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। भगत सिंह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई आई एम एथिस्ट। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये भगत सिंह की पुस्तक है। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि 1934 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो इन्होंने ही की थी। कहाँ पर हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। अब कांग्रेस से क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके से आप, अब जैसे 1934 आया, मैंने कांग्रेस बता दिया, तो आपको ये चीजें याद रहेंगी कि राजेंद्र प्रसाद ने कब अध्यक्षता किया था? तो 1934 में। कहाँ पर किया था? तो बॉम्बे में किया था। उसके बाद इन्होंने दूसरी बार भी अध्यक्षता किया था 1939। और रीजन क्या था अध्यक्षता करने का? तो उस समय सुभाष चंद्र बोस भी कहीं ना कहीं थे 1938 39 में। और 1939 में ये भी थे। तो इसी रीजन से, मतलब वो बहुत ज़्यादा मतभेद था गांधी जी और इनके बीच में, कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन था जो राजेंद्र प्रसाद, फिर यानी जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया 1939 में, तब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद बने। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद 1939 में अध्यक्षता किसने की? तो उस समय राजेंद्र प्रसाद ने ही किया था। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल से एक दो बातें याद रखिएगा। इसमें पहले तो इनके जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? एकता दिवस। उसके बाद सरदार की उपाधि इनको कहाँ पर मिली थी? ये बहुत बार पूछा गया है। तो बारदोली जो आंदोलन था, बारदोली सत्याग्रह भी उसे कहते हैं, 1928 में हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की जो लोग थे, उन्होंने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी थी। वैसे इसमें जगह नहीं, एक और भी चीजें, 1918 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था, वहां पर इन्होंने महात्मा गांधी की मदद की थी कहीं ना कहीं, यानी खेड़ा आंदोलन में ये भी शामिल थे। और एक अभी अभी याद आ रहा है तुरंत, 1948 में ऑपरेशन पोलो का संबंध भी किससे है? वल्लभ भाई पटेल से। ऑपरेशन पोलो किस लिए चलाया गया था? तो हैदराबाद के लिए, हैदराबाद को मुक्त करने के लिए। इसी के बाद हैदराबाद को शामिल कर लीजिए, क्योंकि हैदराबाद को उस समय भारत में मिलने नहीं दे रहे थे वहाँ के लोग, यानी वहाँ के जो राजा थे। तो इतना चीज़ें अगर आप याद रखेंगे, इस तरीके से आप ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे, तब चीज़ें ज़्यादा तैयार रहेंगी। अब जो जो पढ़ा होगा उसका तो पूरा पूरा याद आ रहा होगा कैसे कैसे सब चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? और शिलालेखों के बारे में बात हुई तो समझ जाइए तुरंत अशोक होगा, क्योंकि अशोक के ही समय में ही सबसे ज़्यादा शिलालेख और अभिलेख लिखे गए हैं। तो क्या है शिलालेख, क्या है स्तंभ लेख, क्या आपको पता है? शिलालेख क्या होता है ना, कि वो पत्थरों पे लिखा जाता है। और स्तंभ लेख क्या होता है कि जैसे समझिए कि ये है स्तंभ लेख, और इस पर जो लिखा होता है चारों तरफ, वो स्तंभ लेख उसे कहेंगे। और शिलालेख में पत्थरों पर लिखा जाता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है। ये सब चीज़ें भी बहुत बार पूछी गई हैं, तो इसको भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्वेश्चन बैक ही नहीं हो रहा है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? थोड़ा सा बैक वाले क्वेश्चन में चलते हैं एक बार। में क्या था, जल्दी से बढ़ गया। यानी कौन मौर्य सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए जाने जाते हैं? तो कौन है वो? अशोक। याद रखिएगा, इसमें इनका 14 शिलालेख हैं, उसके बाद 7 हैं स्तंभ लेख, ये भी याद रखिएगा। इसमें जो 8वां है और 13वां, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको याद रखिएगा कि 8वां में धम्म के बारे में बात हुई है, यानी 269 ईस्वी में अशोक गद्दी पे बैठा। उसके बाद 262 यानी 261 पे कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग कहाँ है? तो आप तुरंत जानेंगे, कलिंग है उड़ीसा में। उसके बाद 13वां में क्या है? तो 13वां में ये चीज, ये कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा इसमें की गई है। जैसे 261 8 साल बीता, जब युद्ध करने के बाद इसका मतलब अशोक जो थे उनका विचार परिवर्तन हो गया। उसके बाद इन्होंने सब चीज यानी भैरी घोष जो था, भैरी घोष नीति को छोड़कर, भैरी घोष मतलब लड़ाई झगड़ा, उसको छोड़कर इन्होंने धम्म घोष को अपना लिया। धम्म घोष का मतलब ये धार्मिक चीजों में लग गए, उसके बाद ये मतलब लड़ाई झगड़ा इन सब चीजों से बहुत ज्यादा दूर हो गए कह सकते हैं। तो इतना इसमें याद रखिएगा, बहुत ज्यादा कंपलसरी है। एक है रुम्मन देई अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख और अभिलेख भी हैं। रुम्मन देई अभिलेख, ये नेपाल के पास है, यानी नेपाल में ही है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवनी, यानी जो उनका जन्म हुआ वो लुम्बिनी में हुआ, तो उस चीज की चर्चा इसी में हुई, रुम्मन देई अभिलेख। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन बना है। चलिए अगला देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के बारे में क्या आपको पता है, कुछ याद है? ईश्वरचंद विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती विवेकानंद, सबसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बनते ही हैं हमेशा। अगर आपको ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में एक क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, उसको तो याद रखना एकदम कंपलसरी है। आपको याद है कि नहीं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा भी? 1 मिनट वेट करिए, क्योंकि थोड़ा सा ये मेरा टेबल हिल रहा है, उसको मैं सही कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा और। हाँ, तो चलिए अगला देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक, क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, राजा राम मोहन राय होंगे। अब ईश्वर चंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उस समय इसका नाम ब्रह्म सभा था, बाद में फिर नाम क्या हो गया, ब्रह्म समाज। ये याद रखिएगा। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा इस पर बल दिया गया ब्रह्म समाज में, तो इस पर पुरोहितों पर, अनुष्ठान और बलि, 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा इस पर बल दिया गया।
1828 वाला जो ब्रह्म समाज था 1866 पहुंचते पहुंचते दो भागों में विभाजित हो गया। एक तो ब्रह्म समाज ही रहा, तो उसको किसने, उसका कार्यभार तो केशव चंद्र सेन, और एक बन गया आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज के जो अध्यक्ष कौन थे, यानी अध्यक्ष कर सकते हैं, उसको चलाने वाले उस संस्था को देवेंद्रनाथ टैगोर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर। अब विवेकानंद से तो एक ही क्वेश्चन पूछा था 1897 रामकृष्ण मिशन, और कहाँ पर, तो कलकत्ता में। बस इसको याद रखिए, इससे ज़्यादा तो कुछ पूछा नहीं जाता। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875, कहाँ पर, तो आर्य समाज, वैसे तो प्लेस पूछा नहीं जाता, लेकिन कलकत्ता इसका आंसर होगा आर्य समाज का। ईश्वर चंद विद्यासागर 1856 में एक आया था विधवा पुनर्विवाह एक्ट, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसने, मतलब इसको लाने में सबसे ज्यादा योगदान ईश्वर चंद विद्यासागर का है, ये चीज याद रखिएगा। ईश्वर चंद विद्यासागर पुनर्विवाह एक्ट 1856 में लाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, ईश्वर चंद विद्यासागर। तो इतना चीजें याद रखिए इसमें। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ में बसावट की शुरुआत लगभग कितने वर्ष हुई। अब सोचिए, पहला दूसरा जो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था उसी से क्वेश्चन बन रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन उससे ज्यादा ऑप्शन को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तब ज्यादा चीजें तैयार होंगी। वैसे तो मैंने बताया था 7,000 8,000, आपको याद भी होगा। और एक चीज बताया था कि गेहूं, जौ और रुई तीनों का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला, तो मेहरगढ़ मिला। कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, 8,000, क्योंकि 6,000 तो होगा नहीं, 8,000 होगा। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए कथन को पूरा कीजिए कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे। अब देखिए यहां पर देवनागरी लिखा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। संस्कृत गलत। प्राकृति और ब्राह्मी, अच्छा इसमें ब्राह्मी में थे लेकिन प्राकृति में लिखे गए थे, और प्राकृति में थे और ब्राह्मी में लिखे, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो वैसे तो ब्राह्मी में थे और प्राकृति में लिखे गए थे, क्योंकि चार, एक तो प्राकृति, एक आरमाइक, आरमाइक के बाद एक है ग्रीक। इन तीनों को याद रखिएगा, इन तीनों लिपि में उनके अभिलेखों को लिखा गया है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि शिलालेखों की संख्या कितनी है। 14 मैंने पहले भी बताया, और स्तंभ लेख 7। उसके बाद दो अभिलेख हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं। एक है गुर्जरा और एक है मास्की। मास्की कहाँ है, तो कर्नाटक में है, और गुर्जरा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, मास्की बहुत बार पूछा गया है कि मास्की अभिलेख कहाँ पर है, जो अशोक के द्वारा लिखा गया है, यानी लिखवाया गया है, वो है कर्नाटक में। गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। तो प्राकृतिक, आरमाइक, ग्रीक, इसको याद रखिएगा। ब्राह्मी में थे और प्राकृति लिपि में लिखे गए थे, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें जो
इसके पहले भी मैंने बताया, एक तो रोमनदेही अभिलेख, इसमें उल्लेख है लुम्बिनी गांव का बुद्ध के जन्म स्थान का, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद 13वां में है कलिंग विजय का उल्लेख, और 8वां में है धम्म यानी बोध गया, बोधि वृक्ष और धम्म यात्रा का चर्चा किस में है, तो 8वां में है। 8वां में धम्म यात्रा और 13वां में कलिंग विजय, और रोमनदेही शिलालेख में क्या है, तो लुम्बिनी गांव से संबंधित यानी बुद्ध के जन्म की जानकारी इसमें मिलती है कि बुद्ध का जन्म कहाँ से हुआ, तो लुम्बिनी से हुआ। चलिए अगला देखते हैं। भारत के तत्काल वायसराय 1876 से 80 में शासित लॉर्ड लीटन के द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, और विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे के साथ बढ़ गया, तब विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे के साथ बढ़ गया था 1880 की शुरुआत के साथ। यानी उसके यानी ये पूछा जा रहा है कि 1876 से 1880 के बीच में जो ये मतलब स्थानीय प्रेस एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसमें कौन सा युद्ध उसकी वजह से फिर आगे बढ़ा या आगे लड़ा गया। तो इस समय शासन किसका था, तो लॉर्ड लीटन का था। इस समय एक और बहुत ज़्यादा फेमस 1878 में आया था आर्म्स एक्ट, यानी हथियार से संबंधित जो एक्ट था, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, दो चीज़ें 1878 में आई थी, याद रखिएगा। अब युद्ध के बारे में बात करें तो युद्ध इसमें हुआ था द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, यानी आंग्ल अफगान, याद रखिएगा इसको, आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। अब पूछा जाए कि कितने अफगान युद्ध लड़े गए थे, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था इसको हटाया किसने, तो ये हटा 1882 में वॉरेन हेस्टिंग ने इसको हटाया। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि लाया किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो लीटन ने लाया 1878 में, और हटाया किसने, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने हटाया 1882 में। और इस समय युद्ध कौन हुआ, तो आंग्ल अफगान युद्ध। टाइम पीरियड अगर इसका याद रहेगा तो आप तुरंत कर पाएंगे। जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ वो 1838 से 1842 में हुआ, तो ये तो होगा नहीं। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में हुआ, यही आंसर था। और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध मई 1919 में हुआ, जो कि 1 महीने तक चला। तो इतना चीजें आप याद रखिए। इसका मेन उद्देश्य मतलब ये अफगान युद्ध हुआ क्यों, तो इस बारे में अगर आपको जानकारी चाहते हैं, चलिए इसमें भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो भारत में इधर जो पाकिस्तान और ऊपर अफगानिस्तान वाला एरिया है, तो यहाँ पर रूस का कब्जा था। अब ब्रिटेन चाह रही थी अपना वर्चस्व बनाना, तो यही रीजन था कि इसमें इन दोनों में मतभेद हो गया, और 1830 में युद्ध शुरू हो गया। किसके किसके बीच, तो ब्रिटेन और रसिया के बीच। कहाँ पर, अफगानिस्तान में। मेन वजह सिर्फ वहां पर शासन करना था। तो एंग्लो अफगान युद्ध ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच 1830 में शुरू हुआ। इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं जाएगा। पहला कब हुआ, तो 1838 से 1842, दूसरा 1878 से 1880, तीसरा 1919 यानी जब रोलेट एक्ट आया। और जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तब तीसरा हुआ 8 अगस्त 1919 को। युद्ध विराम पर हस्ताक्षर के बाद ग्रेट ब्रिटेन का अफगानिस्तान के विदेशी मामलों पर नियंत्रण नहीं रहा, यानी अंततः जीता कौन, रसिया ही। तो चलिए अगला देखते हैं।
पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया है। इतिहास का कितना प्रतिशत कवर करता है? अब सोचिए कितना कठिन क्वेश्चन है। यानी जितना भी टाइम पीरियड बीता है पूरा, उसमें जो पूरा पाषाण है, पूरा पाषाण का टाइम पीरियड अभी तक जितना भी समय बीता है, उसमें पूरा पाषाण का कितना, मतलब टाइम पीरियड कितना परसेंट है? आंसर कितना होगा? 99 इसका। अब यहां पर ये देखिए टाइम पीरियड भी लिखा गया है। पूरा पाषाण युग की शुरुआत, मतलब ये लगभग जो पुराना पाषाण युग है, इसको हम 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। इसका कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि कहीं पर कुछ लिखा होगा, कहीं पर कुछ लिखा होगा, लेकिन ज़्यादातर जो विभाजन है वो पूरा पाषाण काल का 20 लाख से, यानी 20 से 25 लाख से 12,000 तक आता है। उसके बाद 12,000 से 6,000 तक आता है मध्य पाषाण काल। उसके बाद 6,000 से 1,000 तक आता है नव पाषाण काल। लेकिन इसमें पूरा पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो यहाँ पर 5 लाख से इसको काउंट किया गया है। ये भी याद रखिएगा। हो सकता है कभी आपको 20 लाख ऑप्शन ना मिले, 2 मिलियन, तो आप 5 लाख भी वहां पर कंसीडर कर सकते हैं पूरा पाषाण युग को। तो इतना याद रखिएगा। इसमें 99% केवल पूरा पाषाण काल में समय बीता है पूरा। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार थे। उसके बाद मानव इसमें क्या था? अनाबदोष था, यानी खाने के लिए वो दर दर भटकता था और उसका कोई उद्देश्य नहीं था। इसमें क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में औजार जो पहले बड़े थे, तो औजार वो छोटे हो गए। और नव पाषाण काल में क्या था? यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो गई नव पाषाण काल में। तो ये चीजें याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन कभी कभी बनता है। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल का वह समय है जब मानव ने पत्थर के उपकरण बनाने की शुरुआत पहली की थी। यानी उस समय पत्थर की शुरुआत हो गई थी उपकरणों की। और उसके बाद आधुनिक काल से 20 यानी 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का लगभग, यहाँ पर देखिए लिखा भी है, 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग की शुरुआत हुई, जब मानव ने कृषि प्रारंभ किया, और उसके बाद पूरा पाषाण काल में पशुपालन भी शुरू किया। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। 99% जो विकास हुआ मानव का, वो केवल पूरा पाषाण काल में हुआ। तो चलिए अगला देखते हैं। 1919 के रोलेट एक्ट में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? यानी 1919 के समय ब्रिटेन का वायसराय कौन था, इसको बताना है। अब इरविन डलहौजी, इरविन कर्जन और चेम्सफोर्ड, ये सब तो 1900 प्लस टाइम पीरियड में। डलहौजी तो पीछे है। अब डलहौजी को तो काट सकते हैं, लेकिन इसमें जब याद रहेगा तभी आप इसको कर पाएंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसका आंसर तो होगा चेम्सफोर्ड। गांधी इरविन, लॉर्ड इरविन है, तो लॉर्ड इरविन से संबंधित बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो इसका टाइम पीरियड है 1926 से 1931। इसी के समय में साइमन कमीशन आया था। उसके बाद इसी के समय में एक आया था नेहरू रिपोर्ट।
1927 में। साइमन कमीशन कब आया था? 1927, यानी पहुंचा भारत था 1928 में, 27 में घोषणा हो गई थी। उसके बाद एक लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का 1929 में, और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। एक हुआ डांडी मार्च, एक हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930, ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। उसके बाद पहला गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ था। और एक है गांधी इरविन समझौता, 1931। इतना चीज आप इरविन वाले पीरियड में याद रखिए, यानी 26 से 31 के बीच में इतनी चीजें याद रखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि बार बार इनसे चीजें पूछी जाती हैं। साइमन कमीशन कब आया, यानी घोषणा 1927 में हुई और 1928 में आया। इसका बहुत ज़्यादा बहिष्कार भी हुआ था, क्यों हुआ था आगे क्वेश्चन उसमें बताएंगे। नेहरू रिपोर्ट 1927, लाहौर अधिवेशन 1929 क्यों फेमस है, तो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला, नमक कर को तोड़ने के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। उसके बाद लॉर्ड कर्जन, कर्जन का टाइम पीरियड है 1899 से 1905। इसके समय में कुछ चीजें बहुत ज्यादा फेमस। पहला था एक 1904 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण संस्थान खोला गया, यानी भारतीय पुरातत्व संस्थान। उसके बाद इसके समय में एक सबसे ज्यादा जो फेमस घटना है 1905 में, बंगाल विभाजन। यानी 1899 से 1905 टाइम पीरियड। 1904 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। इतना इसमें याद रखना है बस। और लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं। एक तो ये आया था 1848 से 1856 तक शासन किया। इसमें कई चीजें हैं। अब ये क्वेश्चन है, भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो इसका तो आंसर 1878 होगा। वो जो डलहौजी वाला पीरियड है, इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं डलहौजी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं। 1848 से 1856 टाइम पीरियड है। उसके बाद 1848 से 1856, यहाँ पर क्या हुआ कि 1848 और 1849 में द्वितीय सिख युद्ध हुआ। उसके बाद द्वितीय बर्मा युद्ध कब हुआ, तो 1852, 1852 में हुआ द्वितीय बर्मा युद्ध। उसके बाद इसकी एक जो सबसे ज़्यादा फेमस घटना है वो है 1848 में इसने हड़प नीति लेकर आया, यानी राज्य हड़प नीति।
इसमें किसको किसको हड़पा गया, तो ये भी चीजें बहुत बार पूछी गई हैं, इसको याद रखना कंपलसरी है। सबसे पहले इसने सतारा को हड़पा, यानी 1848। उसके बाद संबलपुर 1849। उसके बाद झांसी 1853। उसके बाद नागपुर 1854। और सबसे लास्ट में अवध। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला किसको हड़पा, तो सतारा को 1848, संबलपुर 1849, झांसी 1853, नागपुर 1854, लास्ट में अवध। इसके समय एक घटना जो भारत में पहली ट्रेन चलाई गई वो भी याद रखिएगा, यानी पहली बार ट्रेन चलाया गया। उसके बाद एक है वुड डिस्पैच, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। वुड डिस्पैच भी इसी के समय आया था। और एक घटना आप पहले भी बता चुका हूं, 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट इसी के समय में पास हुआ था, विधवा पुनर्विवाह एक्ट। तो इससे संबंधित कौन है, तो ईश्वरचंद विद्यासागर। ये भी याद रखिएगा। बस 1848 से 1849 में द्वितीय सिख युद्ध हुआ, 1852 में द्वितीय बर्मा युद्ध हुआ, 1848 में हड़प नीति लेकर आया था, इसमें सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर, अवध सबको कब्जा कर लिया था। उसके बाद वुड डिस्पैच इसी के समय आया, 1856 विधवा पुनर्विवाह एक्ट, जो ईश्वरचंद विद्यासागर ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, तो डलहौजी के समय में है। पहली बार ट्रेन कब चली, तो इसी के समय में चली। इतना चीज़ें याद रखिए, इससे ज़्यादा डलहौजी में कुछ भी नहीं बनेगा। अब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 है, लाया किसने, तो लीटन ने, हटाया किसने, हेस्टिंग ने 1882 में। 1878 में आया, 1878 जब आया तो ये भी याद रखिए, आर्म्स एक्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। अब सोचिए, वही क्वेश्चन बन जा रहा है तुरंत। अगर ऑप्शन को आप डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन उससे बाहर जाएगा ही नहीं। अब सोचिए, तुरंत आप इसका आंसर मार देते हैं। 2 बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ईश्वरचंद विद्यासागर। सब क्वेश्चन जीडी में आए हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि फर्जी क्वेश्चन बार बार वही आ रहा है। तो ईश्वरचंद, अब सोचिए, इसमें मुगल और मेडुअल का एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला अभी तक। और 100 क्वेश्चन में शायद ही मतलब 4-6 देखने को मिले। ज़्यादातर क्वेश्चन या तो एंशियंट के बने हैं या तो मॉडर्न के, मेडुअल गायब है। अब भगत सिंह की पुस्तक क्या है, YIM एथिस्ट। दयानंद सरस्वती 1875 आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद 1897 रामकृष्ण मिशन। अब चाह कर भी आप ये सब चीज़ें नहीं भूलेंगे, क्योंकि अब बार बार वो चीज़ रिवाइज हो गई ना। ईश्वरचंद विद्यासागर, इनका संबंध विधवा पुनर्विवाह से है। बस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साम्राज्य की स्थापना 322 और 321 ईसा पूर्व में हुई और महान सम्राट चंद्रगुप्त के द्वारा की गई। पूछ रहा है मतलब किस साम्राज्य की स्थापना 322 से 321 के बीच में हुई। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मौर्य वंश होगा। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो भी चीजें बन सकती हैं, चलिए तुरंत डिस्कस कर लेते हैं उसको।
321 पे गद्दी पे बैठा या 322 पे 297 तक शासन किया। उसके बाद 25 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठा था। कैसे बैठा? तो इसके पहले जो शासन था नंद वंश का, घनानंद था मगध पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, किसकी मदद से हराया? तो चाणक्य की मदद से। चाणक्य का और क्या नाम है? विष्णुगुप्त। पुस्तक क्या है इनकी? अर्थशास्त्र। चीजों को आप लिंक कर कर पढ़ेंगे तभी चीजें याद होंगी, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस है, पूरा चीजों को याद रख पाना बहुत ज़्यादा कठिन काम है। बार बार चीज़ें जब रिवीजन होंगी तभी, क्योंकि आप अपने से रिवीजन तो करते नहीं। अब इसमें जब आ रहा है तो मैं बार बार चीज़ों को रिवाइज करूँगा, आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी हो गई वहाँ पहले ही क्लास में। तो 25 वर्ष घनानंद, ये नंद वंश का शासक था। उसके बाद इसमें याद रखना है कि पहले भी जो बता चुका, सेल्यूकस निकेटर इसके समय पे आया था, युद्ध हुआ था इसके समय। तो ये सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का यह कह सकते हैं उत्तराधिकारी था, पूर्वी भाग का जो देख रहा था, तो सेल्यूकस निकेटर को इसने हराया और इसकी जो बेटी थी उससे शादी कर ली। उसके बाद बहुत सारा एरिया पर कब्जा कर लिया, किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद इसी के समय मेगस्थनीज भी था। कहाँ पर था? तो पाटलिपुत्र में, क्योंकि मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। इसकी पुस्तक क्या है? इंडिका। अब सोचिए, बहुत ये सब चीज़ें सबको याद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद ही आपको हो गई होंगी। क्या है इसमें? यही 25 वर्ष नया है, बाकी सब चीज़ें तो लगभग मुझे वही दिख रही हैं। अब अंतिम में ये जब यानी 297 मृत्यु हुई, तो उसका मृत्यु का रीजन क्या था? उस समय अकाल आया हुआ था, भद्रबाहु से इसने जैन धर्म की शिक्षा ली और श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है वहां पर संथारा या संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। इससे ज्यादा चंद्रगुप्त मौर्य से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखिए बस। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये मुगल तो बात का ही है, पाल भी। नंदवंश, नंदवंश है 345 से 322। उसके बाद 22 में नंदवंश के शासक घनानंद को किसने मारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा। और उसके बाद 322 से 321 में मौर्य वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 23, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब सोचिए, जो ऑप्शन में आ रहा है वही प्रश्न में आ रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे? मैंने क्वेश्चन एक भी छोड़ा नहीं है जो हिस्ट्री का है। मैंने जानकर, अब बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही फिर भी मैंने लिया है। लेने का रीजन सिर्फ आप समझिए कि क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वही बार बार क्वेश्चन बन रहा है। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ से के संस्थापक हैं? तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875। इसमें जाति प्रथा और मूर्ति पूजा इन सब चीज़ों का विरोध हुआ। ब्रह्म समाज 1828। 1828 पहले क्या नाम था? ब्रह्म सभा। बाद में क्या नाम पड़ा? ब्रह्म समाज। दक्षिण का ब्रह्म समाज किसे कहते हैं? तो वेद समाज को दक्षिण का ब्रह्म समाज कहते हैं। 1866 में दो भागों में बटा। एक तो ब्रह्म समाज ही था, तो वो उसकी अध्यक्षता या उसके अध्यक्ष कौन थे? केशव चंद्र सेन। और एक आदि ब्रह्म समाज हुआ। याद आपको आ रहा होगा सब चीज, क्योंकि सब पीछे मैं बता चुका हूं, इसलिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। आदि ब्रह्म समाज जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। अब सोचिए इसमें क्या याद रखना है, सब चीजें आपको याद ही हैं। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की?
जल्दी से आप सोचिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। प्रार्थना समाज आया 1867 ईस्वी में। कहाँ पर आया? तो ये आया बम्बई में, यानी बम्बई में इसकी स्थापना हुई 1867 में हुई। किसने किया? तो आत्माराम पांडुरंग। और ये भी हिंदू धर्म सुधार संस्थान या कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा 19वीं से यानी 18वीं से 1828 के बाद ब्रह्म समाज के बाद बहुत सारे धर्म सुधार आए, उसी में से एक ये भी था, प्रार्थना समाज। तो 1867 में हुआ, मुंबई में हुआ, आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की। बस इतना याद रखिए। अभी वेद समाज है, वेद समाज 1864 में आया था मद्रास में, और केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक थे। और पहले भी बता चुका हूँ कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। अब सोचिए, जब इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे तो चीज़ें कुछ बचेंगी ही नहीं, और पूरा पूरा चीज़ तैयार भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लौह युग का सबसे आम उपकरण क्या किया जाता है था? अब थोड़ा सा ट्रांसलेशन में इंग्लिश से हिंदी में एरर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो ही जाता है। इसमें कहा गया है कि जिसका उपयोग पेड़ों को काटने और लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया गया, वो लौह युग का सबसे आम उपकरण क्या था? सोचिए, तलवार। तलवार को पेड़ काटने के लिए यूज होगा? बिल्कुल नहीं। छेदक? बिल्कुल नहीं। आरा मशीन? बिल्कुल नहीं। कुल्हाड़ी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, भारत में 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन। अब सोचिए, बार बार जो चीज ऑप्शन में है वही प्रश्न बन रहा है। पूरे 100 क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन केवल 19वीं यानी धर्म सुधार से बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद 20वीं में जो ये सब हैं, गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल, इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इनको याद करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग में, लेकिन इस तरीके से नहीं है। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब 25 क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ रही होंगी। जैसे साइमन कमीशन है, आपको तुरंत याद आ जाएगा। 1928 में भारत पहुंचा, लेकिन 1927 में इसकी स्थापना हुई, नियुक्त किया गया। अब इसमें क्या था थोड़ा सा समझ लीजिए। 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया। क्यों किया गया? तो ब्रिटिश यानी जो भारत में सरकार उस समय चल रही थी, उसका जांच करने के लिए कि सब चीज़ें चल रही हैं कि नहीं। उसके बाद जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके लिए भी इन चीज़ों को बढ़ाकर 1927 में गठन किया गया था। इसको कहते हैं भारतीय वैधानिक आयोग। इसमें कुल 7 वैसे सदस्य, उसके बाद यानी टोटल तो 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 6 और। तो अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन, जिसके नाम पर ही इसका साइमन कमीशन नाम पड़ा था। और 6 में फिर कौन थे? तो इसमें 4 जो थे वो थे कंजर्वेटिव पार्टी से, जो ब्रिटेन की एक पार्टी है। उसके बाद एक थे लिबरल से, और 2 लेबर पार्टी से। यानी टोटल 6 एक साथ में, 4 कंजर्वेटिव से थे, एक लिबरल से और 2 लेबर पार्टी से। तो इतना चीज़ें याद रखिए। इसका मेन उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश सरकार में सरकार के कार्यों की जांच करने के लिए इसे बनाया गया था। यानी जो उस समय सरकार भारत में चल रही थी, ब्रिटिश भारत में जो सरकार चल रही थी, उसको जांच करने के लिए बनाया गया था कि चीज़ें सब सही चल रही हैं कि नहीं। उसके बाद जो पीछे जो दुर्घटना घटी थी 1919 में जलियांवाला, वो सब का रीजन क्या था और इसका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सब 7 के सातों व्यक्ति अंग्रेज थे।
कोई भी भारतीय नहीं था। यही रीजन था, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। तो साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में से किस कारण से हुई? अब ऑप्शन पढ़िए। इसमें भारत को दो अलग अलग, गलत। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, बिल्कुल सही। इसमें इसने भारत से ब्रिटिश शासन की वापसी की सिफारिश की, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ब्रिटेन से खुद आए थे, तो सिफारिश कैसे कर सकते हैं शासन की। इसने भारत के संवैधानिक सुधारों की सिफारिश की, बिल्कुल गलत। तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, यही रीजन था कि इसका बहुत ज़्यादा बहिष्कार हुआ। और इसी रीजन से जो लाला लाजपत राय थे वो भी विरोध में शामिल थे, लाला लाजपत राय, और उनकी मृत्यु भी यही रीजन था, हुई था, 1928 में हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ पर 25 कंप्लीट हो गया। इसके आगे जो है अभी 75 और हैं, तो अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप एक बार में देख नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा। आप सीखे होंगे बहुत सारी चीज़ों को। बार बार क्वेश्चन देखिए कैसे रिपीट हो रहा है, सब के सब एग्जाम के क्वेश्चन है, एक भी बाहरी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।